हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं? 5 नदियां प्रवाहित होती हैं, जिन्हें प्रमुख रूप से 2 जल अपवाह तंत्र में बांटा गया है, 2 रिवर सिस्टम में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये अपवाह है क्या। अपवाह तंत्र क्या होता है? एक नदी परिक्षेत्र में जितनी भी जलधाराएं आकर मिलती हैं तथा जल का बहाव मुख्य नदी की ओर होता है, उस सारे प्रदेश को उस नदी का अपवाह क्षेत्र या बेसिन या परिक्षेत्र कहते हैं, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना। तो ये 5 प्रमुख नदियां जो हैं हिमाचल में प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 2 नदी तंत्र बनाए गए हैं। सबसे पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम जो है। इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? सतलुज, व्यास, रावी। कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब। ठीक है, और दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र में कौन सी नदी है? यमुना। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश की जो अधिकतर नदियां हैं सिंध नदी अपवाह तंत्र की हैं। ठीक है, जिनमें सतलुज, कौन कौन सी? जिनमें सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब क्या है? प्रमुख हैं। और ये नदियां सिंधु घाटी में मिलकर आगे प्रवाहित होती हुई कहां? अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सतलुज नदी के बारे में। ठीक है, तो सतलुज नदी क्या है? सतलुज नदी को वेदों में क्या कहते हैं? शतुद्री कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? वैदिक नाम क्या है सतलुज नदी का? शतुद्री। ठीक है, तथा संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? शतुद्रु कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो संस्कृत नाम है वो क्या है? शतुद्रु के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है सतलुज के अन्य नाम क्या क्या हैं? मुक्संग, संपू, जुगटी, समुद्रग, सतुद्रा आदि हैं। ठीक है, सतलुज नदी कैलाश पर्वत के कहाँ? ध्यान रखेंगे, सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर, ध्यान रखेंगे, मानसरोवर मंतलाई झील तिब्बत से निकलती है। ठीक है, मंतलाई झील तिब्बत से निकलती है और यह नदी अपने उद्गम स्थान से लगभग कितने? 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जास्कर और, ध्यान रखेंगे, जास्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिपकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, और सतलुज नदी किन्नौर जिले को 2 भागों में बांटने के बाद लगभग 130 किलोमीटर बहने के बाद बदला ज्यूरी नामक स्थान कहां? शिमला जिले में प्रवेश करती है और सतलुज नदी हुई धार, मंडी तथा कसाली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है और यह नदी ऊना के समीप हिमाचल को छोड़कर, ध्यान रखेंगे कहां पे? ऊना के समीप हिमाचल को छोड़कर नंगल पंजाब में बहती है। ठीक है, और इसके बाद है सतलुज नदी की सहायक नदियां। तो सतलुज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बसपा, स्पीति नदी। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे किन्नौर जिले में सतलुज नदी के दाईं ओर से स्पीति, ठीक है, पेजर, काशंग, मुलगुन, बांगर, शोरंग और रूपी तथा सतलुज के बाईं ओर तिरंग, ज्ञानथिंग, बसपा आदि सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो इसमें जो मुख्य है बसपा, स्पीति नदी सतलुज की मुख्य सहायक नदियां कहलाती हैं। और किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखेंगे, किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति है, जो कि नामगिया नामक स्थान पर इससे मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सतलुज नदी है इसका जो उद्गम स्थान है, मैंने अभी आपको बताया कि मानसरोवर झील, रकस झील, रकसताल तिब्बत से, ठीक है, और क्या है इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, तो इसमें बाणासुर ने मानसरोवर से सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाया था। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो सतलुज नदी की लंबाई है, सतलुज नदी की जो लंबाई है कितनी है? कुल 1500 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र कितना है? 320 किलोमीटर है। ठीक है, और
इसमें जो सतलुज नदी के किनारे जो बसे शहर हैं कौन कौन से, नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य तथ्य बताए गए हैं, इसका वैदिक नाम सुतुद्री, ठीक है, उद्गम स्थान राकसताल झील तिब्बत, और तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, एलिफेंट रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेंगजेक जेनगपो के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है, सतलुज नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है, 20,398 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है 20,398 वर्ग किलोमीटर, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1488 1500 किलोमीटर के बीच में, और ये प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहलाती है। ठीक है, और इस नदी को किस नाम से भी जाना जाता है, इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और एशिया में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा इसी नदी पर बना है, और भाखड़ा बांध बनाने से प्रदेश की सबसे बड़ी, ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद सागर झील इसी पर बनी है। गोविंद सागर जो झील है ये बनी है किससे, भाखड़ा बांध बनने से। ठीक है, और 1964 में इस नदी, ध्यान रखेंगे 1964 में इस नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर नामक स्थान पर बनाया गया, और इस पुल की लंबाई 280 मीटर व ऊंचाई 80 मीटर व 7 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसके किनारे कौन से गर्म पानी के चश्मे हैं, कौन से इसके किनारे, तत्तापानी में गर्म पानी के चश्मे स्थित हैं। ठीक है, और सतलुज नदी जो है इसमें जो प्रवेश स्थान है, सतलुज नदी शिपकी दर्रे, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि सतलुज नदी है शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। बांसपा नदी कल्पा में सतलुज में क्या करती है, मिलती है, और सतलुज नदी किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में छोहरा में प्रवेश करती है, और स्पीति नदी सतलुज में नागमिया किन्नौर में मिलती है। ठीक है, इसके आगे है व्यास नदी। तो हम अब जानेंगे कि व्यास नदी जो है उसका जो जैसे नाम है, व्यास नदी कहाँ कहाँ बहती है। ठीक है, तो व्यास नदी जो है, व्यास नदी वेदों में, या जो व्यास नदी है इसका वैदिक नाम क्या है, अर्जिकिया। ध्यान रखेंगे, वैदिक नाम क्या है, अर्जिकिया, और संस्कृत नाम क्या रखा गया है, संस्कृत नाम है विपाशा। विपाशा के नाम से इसको वर्णित किया गया है, और यह नदी पीर पंजाल, ध्यान रखेंगे, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से रोहतांग के समीप सिकंद में निकलती है। ठीक है, और व्यास नदी के 2 स्रोत हैं, कौन कौन से, व्यास ऋषि और व्यास कुंड। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके जो 2 स्रोत हैं कौन कौन से, व्यास ऋषि और व्यास कुंड। व्यास नदी का जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है, 13,663 वर्ग किलोमीटर, और इस नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 460 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र इसका कितना है, 256 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई, 256 किलोमीटर है, जो सतलुज के बाद सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो व्यास की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, व्यास की सहायक नदियां हैं और इस नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 460 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र इसका कितना है, 256 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई, 256 किलोमीटर है, जो सतलुज के बाद सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो व्यास की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, व्यास की सहायक नदियां हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल, ये सारी क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे ये बताई गई हैं कि इसकी जो सहायक नदी है कुल्लू जिले में पीन पार्वती, मलाना, नाला, सोलंग, मनालस, फोजल और सरवरी इसकी सहायक नदी हैं। कहाँ पे, कुल्लू जिले में। और इसके बाद जो मंडी जिले में है
मंडी जिले में ऊहल, ज्यूणी, रामाबीना, हंसा, तीर्थन, बाखली, सुकेती, पनौड़ी, सोन और बडेड़ इसकी सहायक नदियां हैं। कहाँ पे? मंडी जिले में। और हमीरपुर में कुणाह और मान इसकी सहायक नदियां हैं। और कांगड़ा जिले में बिनवा, न्युगल, बाणगंगा, बनेर और गजमनुनी व चक्की इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके जो मुख्य तथ्य हैं, जैसे वैदिक नाम अभी बताया आपको अर्जिकिया, संस्कृत नाम विपाशा। उद्गम स्थल जो है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो इसका उद्गम स्थल है व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के निकट है। और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 13,663 वर्ग किलोमीटर जो मैंने आपको बताया, और इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में 256 है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन सी है? पार्वती नदी है। व्यास नदी मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये आपने जाना व्यास नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे रावी नदी। तो रावी नदी क्या है? इसमें रावी नदी का वैदिक नाम जो है परुष्णी है। ठीक है, और संस्कृत में इसका नाम क्या है? इरावती। ठीक है, परुष्णी और इरावती। तो यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा भंगाल, ध्यान रखेंगे, बड़ा भंगाल क्षेत्र के मादल और तातगिरी नामक 2 हिमखंडों से निकलती है। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रोती कहते हैं। ठीक है, और इस नदी का कुल जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है? 5,528 किलोमीटर है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। तथा हिमाचल में इसकी लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, तो रावी नदी की जो सहायक नदियां हैं, भादल, तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुडिल, बलजेड़ी और चिरचिर जो है इसकी सहायक नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके मुख्य तथ्य मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, इसके वैदिक नाम जो है परुष्णी, और संस्कृत नाम क्या है? इरावती। और उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है? बड़ा भंगाल, कांगड़ा। ठीक है, और जल अधिग्रहण क्षेत्र 5,528 किलोमीटर, कुल लंबाई 720 किलोमीटर, और हिमाचल में 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये नदी क्या करती है? पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। और अलेक्जेंडर ने इसे क्या कहा? रोहू ऑडिस कहा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चिनाब नदी के बारे में, जो कौन सी कितने नंबर की है? चौथे नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, चिनाब नदी को। तो चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? औस्किनी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो वैदिक नाम है वो है औस्किनी के नाम से वर्णित है। और इसका उद्गम बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला के 12 लाचा दर्रे 4,891 मीटर की ऊंचाई से होता है, ये ध्यान रखेंगे। और चिनाब नदी चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से बनी है। और चंद्रा नदी चंद्रताल तथा भागा नदी भागा नदी सूरजताल से निकलती है, इसलिए नदी चंद्रभागा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये नदी लाहौल के तांदी नामक स्थान में मिलती है। और पानी के घनत्व के आधार में यह नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। किसमें? पानी के घनत्व के आधार पर। ठीक है, और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 7,850 वर्ग किलोमीटर है। तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर है। ठीक है, और हिमाचल में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 122 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई वगैरह। और इसमें आगे इसके मुख्य तथ्य जो हैं पहले ही बता दिए गए। इसका वैदिक नाम औस्किनी, 12 लाचा दर्रा जो है इसका उद्गम स्थान है। कुल लंबाई 7,850 किलोमीटर और हिमाचल में 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो हिमाचल में इसकी जो लंबाई है 122 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो विद्युत परियोजनाएं हैं, किलाड़, थिरोट, डोडा, पांगी घाटी, संसारी नाले के पास हिमाचल को क्या करती है? छोड़ देती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र, यह अपवाह तंत्र हिमाचल से प्रवाहित होने वाली यमुना व इसकी सहायक नदियों से संबंधित है। ठीक है, ये नदियां गंगा से मिलकर आगे प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हम जानेंगे यमुना नदी के बारे में। ठीक है, तो यमुना नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? कालिंदी के नाम से इसको वर्णित किया गया है।
ठीक है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थान के कालिंद पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इस नदी का पौराणिक संबंध सूर्य देवता से माना जाता है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है 2320 वर्ग किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। ठीक है, और हिमाचल में इसकी कुल लंबाई है 22 किलोमीटर। ठीक है, तो जो हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्रवाह है इन 5 नदियों में से कितना है, सबसे कम प्रवाह है। ठीक है, और 22 किलोमीटर इसमें लंबाई है हिमाचल प्रदेश में। यमुना नदी उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से प्रवाहित होते हुए हिमाचल के सिरमौर जिला के खोदर माजरी में प्रवेश करती है। ठीक है, और यह नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी दक्षिण छोर पर सीमा विभाजक रेखा है। यमुना नदी हिमाचल में 22 किलोमीटर बहने के बाद कौंच ताजेवाला नामक स्थान पर उत्तराखंड में चली जाती है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, गिरी, टॉन्स, पब्र व बाटा। ठीक है, तो ये कौन सी हैं इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यमुना नदी के हम मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इसका वैदिक नाम है वो क्या है, कालिंदी। उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री। जल अधिग्रहण क्षेत्र, उद्गम स्थान की अगर बात करें तो इसमें कालिंद पर्वत यमुनोत्री आएगा। ठीक है, और जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है 2320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2320 वर्ग किलोमीटर इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी बताई गई 22 किलोमीटर बताई गई। ठीक है, और जैसे हमने इसके सहायक नदियों की भी बात की तो इसमें जैसे गिरी नदी है, गिरी नदी कुपर चोटी जुब्बल से निकलती है और यह नदी पौंटा के मोकामपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, और जलाल अश्वनी इसकी सहायक नदियां हैं। अश्वनी खड्ड साधुपुल सोलन के पास गिरी नदी में मिलती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे टॉन्स नदी की बात करें तो टॉन्स जो है पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी है। ठीक है, और पब्बर नदी टॉन्स की सहायक नदी पब्बर चंद्रनाहन झील से निकलती है। तो ये क्या है यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में आपने जाना।